हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर मेंस एग्जाम्स के प्रैक्टिस सेट का। ठीक है, तो उसी का प्रैक्टिस सेट ओवरऑल आज 19वां प्रैक्टिस सेट होगा, जिसको आज हम देखेंगे। टोटल इसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। ठीक है, तो 100 क्वेश्चन 100 नंबर के आएंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1 फरवरी को आपका पेपर होने वाला है। फीस इसका जो है अभी कटवाया जा रहा है, तो आप लोग अगर आपने पेमेंट नहीं किया है तो पेमेंट कर दीजिए जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ठीक है, 1 फरवरी तक के पहले पहले तभी आपका एडमिट कार्ड निकल पाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक करते चलिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखेंगे, हिंदी का क्वेश्चन है। और मैं बीच में कभी कहता नहीं हूँ कि लाइक करिए सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो आप लोग कृपया इसको जरूर करते रहिएगा। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? मतलब मूर्धा से कौन सा समूह है जो उच्चारण किया जाता है? तो इसका आंसर क्या है? 5 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। यहाँ पे अगर हम आंसर की बात करेंगे तो मूर्धा का उच्चारण स्थान जो होता है वो टा वर्ग होता है। टा वर्ग मतलब टा ठा डा ढा, ये सारे मूर्धन है। इसके अलावा री भी मूर्धा होता है, और इसके अलावा जो ये शाह है, ये वाला शाह है, ये भी क्या होता है? मूर्धा होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन इसका राइट है। क्या हो जाएगा आंसर? बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, अब अगर हम शाह तालु व्यंजन की बात करते हैं तो तालु में कौन कौन सा आता है? तालु में आता है चा वर्ग। चा वर्ग में च छ जा झा ये आ जाता है। इसके अलावा ये शा आ जाता है, और इसके अलावा ये छोटी ई जो है ये भी क्या है? तालु व्यंजन होता है। ठीक है, फिर आ जाते हैं दंत व्यंजन। दंत में कौन कौन से होते हैं वर्ण? तो दंत में अगर आपको देखें तो दंत उच्चारण स्थान हो जाता है ता वर्ग, मतलब कि त थ द ध न, ये सभी ता वर्ग में आ जाते हैं। ता वर्ग में आ जाते हैं, जो कि क्या होते हैं? आपके दंत वर्ण होते हैं। साथ ही साथ ये वाला जो सा है ये भी दंत वर्ण के अंतर्गत आता है। फिर हम बात करेंगे कंठ वर्ण की। कंठ वर्ण में क्या क्या आता है? तो कंठ वर्ण में का वर्ग आता है, क ख ग घ ये आ जाता है, और इसके अलावा छोटा आ ये भी जो होता है कंठ वर्ण होता है। ठीक है, तो ये हो गया, और ये इससे क्वेश्चन आपको मिल ही जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? संयुक्त व्यंजन यहाँ पे बताना है। यहाँ पे अगर आप देखें तो संयुक्त व्यंजन हो जाएगा डी ऑप्शन, ये नहीं है। फा व्यंजन संयुक्त नहीं होता। 4 संयुक्त व्यंजन है, छ त्र ज्ञ स्र, ये 4 ही जो है संयुक्त व्यंजन है। फा क्या किस प्रकार का व्यंजन है? यह स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल राइट। क्वेश्चन नंबर तीसरा, निम्न में से कौन सा विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है? इनमें से विराम चिन्ह के प्रकार में निर्देशक चिन्ह आता है। ठीक है, लाघव चिन्ह भी होता है, और ये विवरण चिन्ह भी होता है। विवरण चिन्ह कुछ इस तरीके से लगता है। ठीक है, ये विवरण चिन्ह होता है। लाघव चिन्ह की बात करेंगे तो ये जो लगता है ये इस तरीके से जीरो का निशान, ये लाघव चिन्ह होता है। निर्देशक चिन्ह इस तरीके से लगता है। ठीक है, और उपदेशक कोई चिन्ह नहीं होता। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी इसमें से सही है? सही वर्तनी बताना। यहाँ पे क्या हो जाएगा? किसकी जो है सही रूप से लिखा गया है? कौन सा शब्द सही रूप से लिखा गया है? सही रूप से लिखा गया है बी ऑप्शन में। परिणत जो लिखा हुआ है ये सही रूप से लिखा हुआ, बाकी सारे गलत हैं। आगामी जो है अगर देखा जाए तो ये इसका सही रूप हो जाएगा, बड़ा आ होना चाहिए था, यहाँ पे छोटा आ लिखा है। आगामी इस तरीके लिखा जाए। प्रतिकूल आप देख सकते हैं गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे प्रतिकूल को इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, परीक्षण की बात करेंगे तो ये भी गलत लिखा है, परीक्षण को इस तरीके से सही रूप से लिखते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन। चलिए शुद्ध शब्द चुनना है अगले प्रश्न में भी। रामायण जो है शुद्ध शब्द किस में लिखा हुआ है? तो यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा, ये रामायण जो है सही रूप से लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 है, जातिवाचक संज्ञा शब्द इनमें से कौन सा है? ठीक है, जातिवाचक संज्ञा शब्द की बात करेंगे तो जिससे जिस संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो वहाँ पे जातिवाचक होता है। अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो कामायनी ये जातिवाचक संज्ञा नहीं। आम ये भी नहीं है। रसीला ये भी नहीं है, क्योंकि ये भाववाचक में हो जाएगा। वाराणसी हो जाएगा जो है व्यक्तिवाचक में, तो ये भी नहीं होगा। आम भी व्यक्तिवाचक में हो जाएगा। तो यहाँ पर भी ये भी तो कोई भी नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। जातिवाचक संज्ञा शब्दों में मनुष्य है, मनुष्य शब्द हो गया जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नदी हो गया, वकील जो शब्द भी जातिवाचक संज्ञा है, डॉक्टर भी जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, नगर जो है ये भी डॉक्टर नगर क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। चलिए निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानना। उत्तम पुरुष, इसमें से उत्तम पुरुष सर्वनाम बताना। यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? उत्तम पुरुष में आता है मैं और हम। मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, ये सभी उत्तम पुरुष में आते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उसमें पहला आ जाता है उत्तम पुरुष,
दूसरा आ जाता है मध्यम पुरुष, जिसमें तू, तुम, तुमने, तुझे, तुम्हें, तुमको, ये सभी जो है क्या आ जाता है मध्यम पुरुष। और एक आता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में यह, वो, ये, वह, ठीक है, इन, उन, उनको, उनसे, ये सभी अन्य पुरुष में आते हैं। तो आंसर क्या है यहाँ पे? ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, जलीय का विशेष रूप बताना। विशेष रूप, जलीय, जलीय का विशेष रूप होगा जल, ठीक है, विशेष रूप जल होगा। जल में ये प्रत्यय लगाकर जलीय बनता है, जो कि इसका विशेषण होता है। आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन करेक्ट है। निम्नलिखित में से प्रेरणार्थक क्रिया बताना है। प्रेरणार्थक क्रियाएं क्या होती हैं? आकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। जैसे अगर हम बात करेंगे आना, लाना, वाना, ये सभी जोड़ने से प्रेरणार्थक क्रिया बन जाती है। जैसे अगर हम जगना शब्द है, जगना क्रिया में अगर हम आना जोड़ दें तो ये हो जाएगा जगाना, वाना जोड़ देंगे तो हो जाएगा जगवाना। तो ये क्या है? ये प्रेरणार्थक क्रिया है, ठीक है। तो जगाना, जगवाना प्रेरणार्थक क्रिया है। उठना में अगर उठाना, उठवाना हो जाए तो प्रेरणार्थक हो जाएगी। खाना क्रिया में खिलाना, खिलवाना हो जाएगा तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। तो इस प्रकार प्रेरणार्थक क्रियाएं बनती हैं। चलिए, गतियां शब्द में कौन सा वचन है ये बताना है। तो गतियां शब्द से आप देख सकते हैं किस प्रकार के वचन का बोध हो रहा है, तो बहुवचन हो रहा है, ठीक है। इसका एक वचन क्या होता है? गति, गति का बहुवचन होता है गतियां, ठीक है। चलिए, सीमा कुत्ते से डरती, इस वाक्य में कौन सा कारक है? यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे अगर हम बात करें, जहाँ पे भय आ जाए, डर आ जाए, वहाँ पे क्या हो जाता है? अपादान कारक होता है, ठीक है। अपादान कारक का परसर्ग होता है इससे अलगाव की स्थिति में, और इसके अलावा अगर वहाँ पे भय या डर की अनुभूति हो रही है तब भी क्या हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा। भय, रक्षा के भाव में भी अपादान कारक होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, प्रयोग के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं ये बताना है। प्रयोग के आधार पर शब्द के अगर देखा जाए तो दो भेद होता है। कौन कौन सा होता है? पहला हो जाता है विकारी शब्द, दूसरा हो जाता है अविकारी शब्द। यहाँ पे अगर हम देखें ऑप्शन कहीं नहीं दिया गया है, तो ई ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए, माता जी को क्या डैश आगे भरना है, तो माता जी को क्या प्रणाम किया जाता है माता जी को, तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, माता जी को प्रणाम। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उपसर्ग बताइए। अतीन्द्रिय में उपसर्ग क्या है? उपसर्ग कहाँ लगता है? मूल शब्द के पहले। और उपसर्ग जो लगता है मूल शब्द के पहले लगता है, प्रत्यय जो होता है वो कहाँ लगता है? मूल शब्द के बाद लगता है। तो पहले, अब यहाँ पे उपसर्ग बताना है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसमें उपसर्ग क्या लगा हुआ है? अति उपसर्ग लगा हुआ है। ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, अति उपसर्ग। तो आंसर क्या है? ए ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, सदैव का विलोम शब्द क्या होता है? सदैव का विलोम शब्द होता है वीरथ, ठीक है। सदैव का विलोम शब्द क्या होता है? वीरथ, जो कि दिया गया है। अगर हम देखें तो यहाँ पे आंसर बी पार्ट, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, वीरथ। सदैव का विलोम शब्द वीरथ होता है, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे विरल जो दिया गया है, विरल का विलोम क्या होता है? सघन होता है। विरल का विलोम क्या होता है? सघन होता है। विरज का विलोम क्या होता है? रज होता है, ठीक है। विरज का विलोम क्या होता है? रज होता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। मेधावी का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? मेधावी, मेधावी का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे बताना है। मेधावी शब्द के पर्यायवाची शब्द में अगर इसमें से देखें तो प्रतिभाशाली हो जाएगा। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, प्रतिभाशाली। इसके अन्य पर्यायवाची में विज्ञ होता है, इसका अन्य एक पर्यायवाची प्रज्ञ होता है, ठीक है। समझदार भी इसका पर्यायवाची होता है, और बुद्धिमान भी होता है, ठीक है, बुद्धिमान इसका अन्य पर्यायवाची। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो ये सभी होता है, ठीक है। बाकी विद्वान जो दिया गया है इसका पर्यायवाची क्या होता है? विशारद। विशारद जो होता है विद्वान का पर्यायवाची होता है। और ज्ञानी विद्वान का पर्यायवाची होता है। पंडित विद्वान का पर्यायवाची होता है, ठीक है। सुधी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये भी जो है विद्वान का ही पर्यायवाची होता है, ठीक है। निष्ठावान जो दिया गया है इसका पर्यायवाची याद रखिएगा, श्रद्धावान होता है, श्रद्धावान, श्रद्धावान होता है। आस्थावान भी इसका पर्यायवाची होता है, आस्थावान, ठीक है। विश्वासी निष्ठावान का पर्यायवाची होता है। तो इस प्रकार ये जो है पर्यायवाची होते हैं। आंसर यहाँ पे आपका डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से अनेकार्थी शब्द का दूसरा अर्थ बताना है। प्रमत्त, स्वेच्छाचारी, तो इसका दूसरा अर्थ क्या होगा? अब अनेकार्थी शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, तो प्रमत्त स्वेच्छाचारी का अनेकार्थी अर्थ में अगर हम देखें तो उन्मत्त भी होता है। आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन करेक्ट है, उन्मत्त, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर
18 देखते हैं, श्रुति सम शब्द युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानना है इसमें से। तो कुल कुल रात्रि निशा होगा नहीं, किरण रश्मि ये भी, अभिलाषा इच्छा भी नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, सिर्फ हमें यहाँ ये बताना था कि सही जोड़ी क्या है श्रुति सम शब्द युग्म की। तो कुल कुल देखिए कि लगभग लय में बोला जा रहा है। पहले वाले कुल का अर्थ होता है खानदान और दूसरा वाला कुल का अर्थ होता है किनारा, खानदान या वंश कह सकते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे आंसर ए ऑप्शन राइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कानून के विरुद्ध हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे। तो जो कानून के लिए विरुद्ध हो उसको हम कहते हैं अवैध। क्या कहते हैं? अवैध कहते हैं। ठीक है, और जो संविधान के अधीन हो उसको हम कहेंगे संवैधानिक। ठीक है, और जो विधि के अधीन हो उसको हम क्या कहेंगे? वैधानिक। आंसर क्या है? डी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न, विसर्ग संधि इनमें से क्या है? विसर्ग संधि बताना है। विसर्ग संधि की बात करेंगे तो यहाँ पे अगर हम निष्कर्म का संधि विच्छेद करते हैं तो निह प्लस कर्म आ जाता है, और ये जो द्विबिंदी इसी को विसर्ग कहा जाता है। तो यहाँ पे विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है ए पार्ट में। बाकी संयोग की बात करेंगे तो इसका संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस योग बनता है, जो कि हो जाता है ये व्यंजन संधि का उदाहरण। ठीक है, संयोग। और इसके अलावा गिरीश की बात करेंगे तो इसका संधि विच्छेद करते हैं गिर प्लस ईश होता है। ठीक है, गिर प्लस ईश होता है। यहाँ पे छोटी ई और बड़ी ई मिलकर बड़ी ई हो जा रहा है गिरीश में, तो ये दीर्घ संधि में आ जाएगा। ठीक है, दीर्घ संधि में आ जाएगा। सदैव की बात करेंगे, इसका संधि विच्छेद करेंगे सदा प्लस एव होता है। सदा प्लस एव मतलब कि बड़ा आ और ए मिलकर अ हो जा रहा है। तो यहाँ पे किस प्रकार की संधि है? वृद्धि संधि। यहाँ पे किस प्रकार की संधि है? वृद्धि संधि है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? ए पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता उसे कौन सा समास कहते हैं? तो जिस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता तथा दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की प्रधानता की ओर संकेत करते हैं तो उसे कहते हैं बहुब्रीहि। क्या कहते हैं? बहुब्रीहि कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है, बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे कि लंबोदर। अब लंबोदर में बताएं तो इसमें कोई पद प्रधान नहीं है। इसका विग्रह करेंगे तो लंबा है उदर, उदर मतलब पेट, तो लंबा है पेट। किसका पेट लंबा होता है? तो अर्थात गणेश भगवान का होता है। ठीक है, तो गणेश यहाँ पे तीसरा अर्थ निकल रहा है। तो इस प्रकार लंबोदर में बहुव्रीहि समास है। ठीक है, चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं, जिसकी किसकी चार भुजाएं होती हैं? तो भगवान विष्णु की होती हैं। तो वहाँ पे तीसरा अर्थ चतुर्भुज का क्या निकल रहा है? विष्णु। तो इस प्रकार वो भी बहुव्रीहि समास में हो जाएगा। आंसर यहाँ पे ई ऑप्शन सही है, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद बताना है। अर्थ के आधार पर वाक्यों का भेद कितना प्रकार का होता है? अर्थ के आधार पर वाक्यों के भेद 8 प्रकार का होता है। याद रखिएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आंसर क्या है? डी ऑप्शन करेक्ट है। 8 प्रकार के कौन कौन से? तो एक होता है विधानवाचक, विधानवाचक वाक्य। दूसरा होता है निषेधवाचक, मतलब जिसको निगेटिव कहते हैं, निगेटिव सेंटेंस, तो निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। तीसरा है आज्ञावाचक। ठीक है, आज्ञावाचक जिसमें आज्ञा दी जा रही हो। चौथा कौन सा आ जाएगा? प्रश्नवाचक, क्वेश्चन मार्क वाला प्रश्नवाचक। पांचवा कौन सा है? इच्छावाचक। ठीक है, इच्छा जिसमें व्यक्ति की जा रही है, इच्छावाचक हो जाएगा। और छठवां इसमें कौन सा है? संदेहवाचक, संदेहवाचक हो जाएगा, जिसमें संदेह व्यक्त किया जा रहा हो। सातवां क्या है? विस्मयादिवाचक, विस्मयवाचक, विस्मयवाचक जिसमें विस्मयाद शब्द हो। ठीक है, इसके बाद आता है संकेतवाचक, आठवां। तो इस प्रकार 8 प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 23, निस दिन बरसत नयन हमारे, इसमें कौन सा रस है? निस दिन बरसत नयन हमारे मतलब कि यहाँ पे आंख से आंसू निकल रहे हैं, रोज रोज रो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। किसका? वियोग श्रृंगार। जहाँ पे नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है वहाँ पे वियोग होता है। तो इसमें जो है वियोग श्रृंगार है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो जहाँ बिना कारण के कार्य का होना पाया जाता है वहाँ पे अलंकार होता है विभावना। जैसे बिनु पद चले, माने बिना पर पैर के चल रहा है। सुने बिनु काना, मतलब कि बिना कान के सुन रहा है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, मतलब बिना हाथ के वो कर्म कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? बिना पैर के चल रहा है, बिना कान के सुन रहा है। तो इस प्रकार क्या बिना कार के, बिना कारण के कार्य हो रहा है, तो विभावना अलंकार हो जाएगा। अगला प्रश्न, वचन से फिरना, इसके लिए उचित मुहावरा बताना। वचन से फिरना मतलब कि थूक कर चाटना, इसको कहेंगे थूक कर चाटना। इसका अर्थ हो जाता है वचन से फिरना। थूक कर चाटना क्या है? मुहावरा है। ठीक है,
जबकि तलवे चाटना जो दिया गया है इसका अर्थ होता है खुशामद करना, खुशामद करना, इसका अर्थ हो जाता है खुशामद करना, तलवे चाटने का, ठीक है। और दांत तालू में जमना मतलब कि, दांत तालू में जमना मतलब कि बुरे दिन आ जाना, इसका अर्थ क्या है, बुरे दिन आ जाना, ठीक है। दमड़ी के तीन होना, इसका क्या अर्थ होता है, दमड़ी के तीन होना मतलब कि सस्ते होना, सस्ते होना, या फिर तुच्छ होना, इसका कह सकते हैं अर्थ, तुच्छ होना। चलिए, इनमें से कौन सा भक्तकालीन कवि नहीं है। भक्तकालीन कवियों में अगर हम बात करेंगे तो सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कबीरदास। बिहारी जो है भक्तकालीन कवि नहीं है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा, ठीक है। बिहारी लाल जयपुर नरेश जय सिंह के दरबार में रहकर काव्य की रचना करने वाले ये रीत काल के कवि थे। बिहारी किसके थे, रीत काल के कवि थे। तो रीत काल में अगर पूछा जाए तो बिहारी हो जाएंगे। इनकी एकमात्र रचना है बिहारी सतसई, जिसमें 719 दोहे हैं। बिहारी सतसई श्रृंगार रस की अत्यंत प्रसिद्धि और अनूठी कृति है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 से 30 आपको गद्यांश को पढ़ना है। गद्यांश दिया गया है, आप गद्यांश पढ़ लीजिएगा इसको वीडियो पॉज करके, ठीक है। हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है गद्यांश से कि विश्व में शांति क्यों आवश्यक है। अब जब गद्यांश आप पढ़ेंगे तो इसमें आएगा निकल के इसका आंसर कि क्योंकि मानव जाति के विकास करने के लिए विश्व में शांति आवश्यक है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक क्या है। तो गद्यांश को पढ़ेंगे तो आंसर निकल जाएगा अहिंसा और प्रेम आवश्यक है। कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है। यहाँ पे अगर हम देखें तो आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा, अहिंसा के द्वारा बनाया जा सकता है, ठीक है। किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, शांत सुख और रचनात्मक कार्य। जब आप गद्यांश पढ़ेंगे तो आंसर यही निकल के आएगा, डी ऑप्शन, ठीक है। अब क्वेश्चन आपके रीजनिंग के क्वेश्चन है, ठीक है। तो रीजनिंग के क्वेश्चन आप इसको कर देख लीजिएगा और आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है। हम क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, आप देख सकते हैं इसमें श्रृंखला पूछा गया है और इसका हम आंसर बता दे रहे हैं। आंसर यहाँ पे हो जाएगा बी ऑप्शन। आप करिएगा, बताइएगा कैसे बी ऑप्शन आया, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 कथन प्रश्न दिया गया है और इसके बाद उसके साथ में आपको आंसर बताना, ठीक है। इस तरीके से प्रश्न है और आंसर यहाँ पे दिया गया। तो 32 का आंसर आप निकालिएगा, यहाँ पे आंसर बी ऑप्शन सही है, करके देखिएगा कैसे बी ऑप्शन आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पे बताना है। 33 का आंसर क्या हो जाएगा, 33 का, ठीक है। 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन सही है। चलिए, 34 का इस तरीके से कुछ दिया गया है, ये आप पढ़ लीजिएगा, ये देख लीजिएगा। 34 यहाँ से शुरू है 34 और यहाँ तक आता है, तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद इसका आंसर करके देखिएगा। 34 का आंसर यहाँ पे ई ऑप्शन होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इनके जो पूछा गया है दूरी 14 किलोमीटर आएगा, निकाल के देखिएगा 14 ही आएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 35 दिया गया है कुछ इस तरीके से, घड़ी से रिलेटेड सवाल है। 35 का आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे हमें बताना है, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा 36 में, 36 का आंसर है डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 37, 37 में कौन सा आंसर सही है। 37 में देखिएगा, लगाइएगा, इसका आंसर सही है सी पार्ट। 38 कुछ इस तरीके से दिया गया है, आप लोग पढ़िएगा। 38 का यहाँ पे है, इसके बाद 38 का ये दिया गया है जिसको आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके पढ़ने के बाद आप आंसर करिएगा, यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा इसका। 39 यहाँ पे देख सकते हैं, कथन और कार्रवाइयाँ दी गई हैं, ठीक है। इस तरीके से पढ़ लीजिएगा, कथन कार्रवाइयाँ दिया गया है और इसके बाद इसका आंसर दिया गया है। यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा 39 का डी ऑप्शन सही है। चलिए, 40 नंबर क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से कथन और कार्रवाई दी गई है, पढ़ सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इसका ये आंसर इस प्रकार दिया गया है। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन सही है। चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन है इस तरीके से, 41 नंबर क्वेश्चन है, लगाइएगा। 41 का आंसर डी ऑप्शन सही है। 42 में आपको भरना है, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। 42 का आंसर हो जाएगा सी पार्ट। 43 में अगर आप देखें तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, 43 का हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ पे जो पूछा गया अक्षर के बाएं से 7वां अक्षर यहाँ पे के होना चाहिए। चलिए, 44 में आपको यहाँ पे बताना है,
44 का आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, चलिए 45 में समान युग्म कौन है? जैसे लेखक का संबंध किताब से होता है, ठीक है, किताब लेखक लिखता है, लेखक कौन लिखता है? किताब। उसी प्रकार बढ़ई जो है फर्नीचर से संबंधित है। आंसर यहाँ पे सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अब जी के जीएस से क्वेश्चन है, वेद के अंतिम भाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो 46 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी ऑप्शन, उपनिषद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वेद के अंतिम भाग को उपनिषद कहा जाता है। वेद 4 हैं, कौन कौन सा? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। ठीक है, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये वेदों के 4 घटक हैं। ठीक है, जिसमें से अंतिम जो वेद है, अंतिम भाग है, उसको कहा जाता है उपनिषद कहा जाता है। इनमें से उपनिषद जो है वेदों का अंतिम घटक होता है। इन्हीं के इसी कारण इसे वेदांत भी कहा जाता है, वेदांत। उपनिषदों की संख्या कितनी है टोटल? 108 है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और इनमें से मात्र 13 ही प्रसिद्ध हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 नंबर क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में मोइरांग के आईएनए ध्वज फहराया था। ठीक है, मोइरांग में आईएनए का ध्वज फहराया था। अब वह शहर अब निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश या राज्य में स्थित है, ये बताना है। ठीक है, 1944 में मोइरांग में जो आईएनए ध्वज फहराया था सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा, तो वह प्रदेश या केंद्र शासित प्रदेश वो किस, अब मतलब वो राज्य में स्थित है, ये बताना है। ठीक है, तो ये कब हुआ था? ये 14 अप्रैल को हुआ था। 14 अप्रैल 1944 को कर्नल थे शौकत मलिक। कर्नल का नाम क्या था? शौकत मलिक, नाम याद रखिएगा, शौकत मलिक थे। इनकी कमान के तहत जो है आईएनए की सुभाष रेजिमेंट में मणिपुर में, ठीक है, मणिपुर के बिष्णुपुर जिले के शहर मोइरांग में जो है ये ब्रिटिश सेना के खिलाफ जीत हासिल किया गया था, और इसी जीत को चिन्हित करने के लिए आईएनए ने मोइरांग में अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया था। तो मणिपुर ऑप्शन दिया नहीं, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? ई पार्ट उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए आप यहाँ पे तुक्का भी लगाइएगा तो गलत कर सकते हैं, इसीलिए पढ़ना बहुत जरूरी है आजकल के पेपर में, क्योंकि जो पैटर्न सबसे बदला है उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसीलिए कठिन हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, चलिए, जलडमरू मध्य का नाम बताए जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ता है। उस जलडमरू मध्य का नाम क्या है? जो जावा सागर को हिंद महासागर से जोड़ने वाला जो जलडमरू मध्य है, उसका नाम है सुंडा जलडमरू मध्य। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए, पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जो ओपेक है, इसकी स्थापना के लिए सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ओपेक की संस्थापना के लिए सम्मेलन जो हुआ था वो हुआ था बगदाद में। ठीक है, इसमें ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरब और वेनेजुएला के द्वारा 1960 ईस्वी में बगदाद में सम्मेलन बनाया गया था, और इस यहाँ पे आंसर पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल यानी कि नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए डैश इस्तेमाल किया गया था। किसका इस्तेमाल किया गया था? फिल इन द ब्लैंक्स करना है। ठीक है, तो डांसिंग गर्ल की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए मोम लेपी ढलाई, ठीक है, यानी कि लॉस्ट वैक्स कास्टिंग तकनीक का प्रयोग किया गया था। और यह प्रसिद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, जो कि हड़प्पा सभ्यता की विश्व की प्राचीनतम नगरीय सभ्यताओं में से एक है, और इसका विस्तार जो था वो पश्चिमोत्तर भारत में था। तो आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? 1556 में पानीपत का जो दूसरा युद्ध था ये लड़ा गया था अकबर और हेमू के मध्य। ठीक है, 1556 में। अब पानीपत का प्रथम युद्ध की बात कर लेते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध लड़ा गया था 1526 में। 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पहला युद्ध हुआ था पानीपत का। पानीपत का दूसरा युद्ध जो हुआ था 1556 में अकबर और हेमू, और पानीपत का तीसरा युद्ध यानी कि तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में मराठा और अहमद शाह अब्दाली के मध्य। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने 1904 में डरबन के बाहर कौन सी बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी? डरबन कहाँ है? साउथ अफ्रीका में है। ठीक है, तो 1904 में वहीं पर थे गांधी जी। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो इन्होंने एक फिनिक्स मॉल यानी फिनिक्स बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी, उसका नाम है फिनिक्स।
याद रखिएगा, ठीक है। ये दक्षिणी अफ्रीका के डरबन शहर में अवस्थित है। 1912 में फिनिक्स ट्रस्ट में परिवर्तित हो गया था। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का कालानुक्रम अनुसार सही क्रम क्या होगा? तो यहाँ पे चारों ऑप्शन दिए गए हैं। शेरशाह सूरी की बात करेंगे, सूर्यवंश से रिलेटेड है ये। इसने जो इसका कार्यकाल था 1540 से लेकर 1545 तक, ठीक है। अकबर का कार्यकाल सभी को पता है 1556 से लेकर जो है 1605 तक था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी का कार्यकाल, अलाउद्दीन खिलजी जो खिलजी वंश से रिलेटेड था, इसका कार्यकाल था 1296 से लेकर 1316 ईस्वी तक, ठीक है। 1296 से 1316 तक। इल्तुतमिश का कार्यकाल ममलूक वंश से रिलेटेड 1211 से लेकर 1236 ईस्वी तक इसका कार्यकाल रहा था। तो अब यहाँ से आप लगा सकते हैं, सबसे पहले चौथा हो जाएगा इल्तुतमिश, फिर आया अलाउद्दीन, फिर आया शेरशाह सूरी, फिर सबसे बाद में अकबर आया, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? तो ये हुआ था 6 अप्रैल 1980। याद रखिएगा 6 अप्रैल को हुआ था 1980 में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का एक आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह? पार्थिव ग्रह इनमें से कौन सा है हमारे सौरमंडल का? हमारे सौरमंडल का पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह जो है वो है मंगल। आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह की अगर बात करेंगे तो वो कितने हैं? तो उसमें 4 होते हैं। कौन कौन सा है? पृथ्वी हो गया, बुध हो गया, ठीक है। बुध से शुरू करते हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और आ जाता है आपका मंगल। ये 4 ग्रह जो है आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहलाते हैं, ठीक है। बाकी बृहस्पतीय ग्रह या बाह्य ग्रह तो बृहस्पति वाले हो जाते हैं, जैसे कि बृहस्पति, सन, अरुण और वरुण हो गए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का स्कॉटलैंड भी कहा जाता है? भारत का स्कॉटलैंड जो कहा जाता है, स्कॉटलैंड, वो कुर्ग का कहा जाता है, कुर्ग, ठीक है। इसके सौंदर्य की सभ्यता के कारण ऐसा कहा जाता है। कुर्ग कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक में। कुर्ग कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। ये प्रमुख कॉफी उत्पादक जिला है, ठीक है। यहाँ पे काफी उत्पादन होता है, ठीक है। इसको कोडागू के नाम से भी जाना जाता है, कोडागू। अगर कुर्ग ना मिले, कोडागू मिल जाए तो कोडागू। इसे दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का कश्मीर भी कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तर पिनाकिनी के नाम से जानी जाती है? कौन सी नदी है? तो उस नदी का नाम है पेन्नार नदी। पेन्नार नदी को उत्तर पिनाकिनी के नाम से जाना जाता है। यह कर्नाटक का, ये कर्नाटक में बहती है। कर्नाटक का जो है एक है चन्ना केसो पहाड़ी। चन्ना केसो पहाड़ी कहाँ पर है? कर्नाटक में, ठीक है। ये पहाड़ी है जहाँ से ये निकलती है और पूर्व की ओर बहकर ये 597 किलोमीटर बहकर ये जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कहाँ पर गिरती है? बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो चन्ना केसो पहाड़ी से निकलती है कर्नाटक से और 597 किलोमीटर पूर्व में बहकर बंगाल की खाड़ी में जाकर ये गिरती है। पापाधन और चित्रावती इसकी क्या है? सहायक नदियाँ हैं। बाकी कावेरी जो है कहाँ से निकलती है? ब्रह्मगिरी की चोटी से निकलती है। ब्रह्मगिरी की चोटी से कावेरी नदी निकलती है। वैगई नदी जो निकलती है ये कंडन मणिकन्नूर जो कि पश्चिमी घाट मदुरई के समीप है, वहाँ से निकलती है, ठीक है। कृष्णा नदी जो है ये महाबालेश्वर से निकलती है। ब्रह्माणी नदी जो है दुधवा पहाड़ी से निकलती है। अगला प्रश्न, बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र किसके महत्वपूर्ण खनिज क्षेत्र हैं? खनन क्षेत्र। यहाँ पे कौन सा महत्वपूर्ण खनन क्षेत्र निकाला जाता है? बालाघाट का मलाजखंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंगना क्षेत्र। तो अगर हम आंसर की बात करेंगे तो यहाँ पे तांबा, खेतड़ी तांबा निकाला जाता है, प्रसिद्ध है, ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट है। ये दोनों क्षेत्र जो हैं तांबे के लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। मलाजखंड किस राज्य में पड़ता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में पड़ता है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। जो कि ये सबसे ज़्यादा भारत में तांबे का बृहत भंडार है, ठीक है। बृहत तांबे का भंडार है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और झुंझुनू जो है वो कहाँ पे पड़ता है? झुंझुनू राजस्थान में पड़ता है। तो राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात कर रहा है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम वर्ष किसमें लागू किया गया था? जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम वर्ष 1969 में लागू हुआ था। यहाँ पे बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एमिनो एसिड जो हमारे शरीर द्वारा निर्मित होते हैं और जिन्हें भोजन से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, वो क्या कहलाते हैं? तो उसको कहा जाता है गैर आवश्यक एमिनो एसिड। क्या कहते हैं? गैर आवश्यक एमिनो एसिड। हमारे शरीर में कुल कितने एमिनो एसिड होते हैं? तो 20 एमिनो एसिड होते हैं हमारे शरीर में, जिसमें से 9 जो होते हैं वो आवश्यक होते हैं और 11 जो होते हैं वो गैर आवश्यक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन,
कर्कट जनक रसायन से क्या होता है, हिंदी में क्वेश्चन ये पूछा गया है, ठीक है। कर्कट जनक की बात करेंगे तो ये कैंसर से रिलेटेड है, ठीक है, कैंसर रोग होता है, कर्कट जनक रसायन से कैंसर रोग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, आवश्यकता विहीनता सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्री का नाम क्या है? उस अर्थशास्त्री का नाम क्या है? तो उसका नाम है जेके मेहता, प्रोफेसर जेके मेहता जी हैं, जिन्होंने सिद्धांत दिया था। आस्पन न होने के ये ऑप्शन सही है, इसमें से कोई नहीं। चलिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 अक्टूबर 2024 को किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दी है? ठीक है, शास्त्रीय भाषा का दर्जा देने की मंजूरी दिया गया है, और यहाँ पे बताना है, ठीक है, क्या आंसर हो जाएगा इसका। कौन कौन सी अभी शास्त्रीय भाषाओं को दर्जा दिया गया है? तो उसमें से मराठी, बंगाली, असमिया, पाली और प्राकृतिक को दर्जा दिया गया, तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब शास्त्रीय भाषा की अवधारणा 2004 में स्थापित किया गया था, ठीक है। इसमें तमिल को पहली शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता प्रदान किया गया, और अभी ये रिलेटेड नया जो दिया गया है ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए, महाकुंभ का आदर्श वाक्य क्या था? महाकुंभ जो है 2025 में अगर हम देखें तो ये मनाया गया था। इसका जो है आदर्श वाक्य है सर्वसिद्ध प्रदा कुंभा। अब यह जो है प्रयागराज में हुआ था, प्रयागराज में लगा था, ठीक है, गंगा यमुना और अदृश्य सरस्वती के त्रिवेणी संगम के मध्य। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका आदर्श वाक्य यह रखा गया था, सर्वसिद्ध प्रद कुंभा इसका जो है आदर्श वाक्य था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोडो अरोनोई क्या है? बोडो अरोनाई बताना है। बोडो अरोनोई की बात करेंगे तो ये एक पारंपरिक बोडो वस्त्र है, ठीक है। बोडोलैंड की 8 पारंपरिक वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है, और उसी में से एक ये है, जिसमें अगर हम बात करेंगे तो चावल से बनी बियर की 3 किस्में हैं, जिसमें बोडो जो ग्वारन है, मैब्रा जो बिडवी है, और बोडो जो गिसी है, ठीक है। ये 3 हो गया। इसके बाद 4 जो है खाद्य उत्पाद से है, बोडो नेपहम, ठीक है, नेपहम, बोडो नेपहम ये खाद्य उत्पाद हैं। बोडो ओंडला, ठीक है, बोडो ओंडला। इसके अलावा बोडो गुआखा, गुआखा, ठीक है, बोडो गुआखा और बोडो नारजी, ये 4 खाद्य उत्पाद हैं बोडो को, जिसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। और 8वां जो है पारंपरिक बोडो वस्त्र है बोडो ओरोनाई, जिसको जीआई टैग दिया गया है। तो 4 ये याद रखिएगा, नेपहम, ओंडला, गुआखा, नारजी। और इसके अलावा 3 जो बियर की किस्में हैं, ग्वारन जो बडबी, मैब्रा जो बडबी, और बोडो जो गीसी, ठीक है, गीसी। तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है कि जैसे कि बोडो जो गीसी क्या है, मैब्रा जो बिडवी क्या है, बोडो जो ग्वारन का है। तो ये 4 जो चावल से बनी बियर की 3 किस्में हैं, जिनको जीआई टैग दिया गया है, तो ये याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, समेकित परिपथ मतलब कि इंटीग्रेटेड सर्किट इनमें से किस कंप्यूटर पीढ़ी से संबंध? अब कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए। यहाँ पे बताना है कि इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम कहते हैं आईसी चिप, तो ये किस पीढ़ी से संबंधित है या किस पीढ़ी में इस्तेमाल किया गया था इंटीग्रेटेड सर्किट का? इसका प्रयोग किया गया था तीसरी पीढ़ी में। पहली पीढ़ी में क्या प्रयोग किया गया था? पहली पीढ़ी में प्रयोग किया गया था निर्वात ट्यूब का, निर्वात ट्यूब का प्रयोग पहली पीढ़ी में किया गया था, जिसको कहते हैं वैक्यूम ट्यूब। यह पहली पीढ़ी में प्रयोग हुआ था। दूसरी पीढ़ी में क्या प्रयोग हुआ था? दूसरी पीढ़ी में प्रयोग किया गया था ट्रांजिस्टर का, ठीक है, ट्रांजिस्टर का प्रयोग दूसरी पीढ़ी में हुआ था। इसके अलावा तीसरी पीढ़ी में आईसी चिप यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि समेकित परिपथ का प्रयोग किया गया। चौथी पीढ़ी में वीएलएसआई का प्रयोग किया गया, वीएलएसआई का प्रयोग किया गया। पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआई का प्रयोग किया गया था, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण इनमें से कौन सा नहीं है? प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स की अगर हम बात करते हैं तो मैक्रोमीडिया, कोरेल ड्रा, पावर पॉइंट, ये सभी प्रेजेंटेशन पावर होते हैं, ठीक है, प्रेजेंटेशन ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर हैं। जबकि फॉक्स प्रो जो है ये नहीं है, ये एक टेस्ट आधारित प्रक्रियात्मक रूप से उन्मुख प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली है फॉक्स प्रो, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके कोई डॉक्यूमेंट प्रिंट करने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? इनमें से वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके यहाँ पे बताना है कि वर्ड प्रोसेसर का उपयोग करके कोई डॉक्यूमेंट अगर प्रिंट करना है तो उसके संबंध में कौन सा कथन गलत है? पहला है, प्रिंट उप मेनू में मौजूद विकल्प का उपयोग करके डॉक्यूमेंट फाइल की एक से अधिक कॉपी प्रिंट करना संभव, बिल्कुल संभव है, ये हो सकता है, ठीक है। दूसरा है, प्रिंट किए जाने वाले पेज चयनित करने Ctrl+P का एक शॉर्टकट की है, तो ये नहीं होता, ठीक है। Ctrl+P की अगर बात करते हैं तो ये नहीं होता। इसमें से गलत वाला कौन सा है? तो गलत यही हो जाएगा।
ठीक है। सामान्य रूप से प्रिंट विकल्प फाइल मेनू में होता है, बिल्कुल। प्रीव्यू से वो तरीका दिखता है जिससे डॉक्यूमेंट्स को वर्तमान सेटिंग के आधार पर कागज पर प्रिंट किया जाएगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 69, किस प्रकार का सॉफ्टवेयर लेखाकार के वर्कशीट जैसा होता है? कौन सा सॉफ्टवेयर है? तो इसमें से अगर देखा जाए तो सभी गलत है, आंसर हो जाएगा ई ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि जो होता है उसको कहा जाता है स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट होता है जो वर्कशीट जैसा होता है। ठीक है, स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर का प्रयोग ऑफिस और बैंक में अकाउंट डिपार्टमेंट में किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ई पार्ट, उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को सुधारने के लिए किया जाता है? ऑब्जेक्टिव आंसर शीट जो होती है उसके लिए OCR का प्रयोग करते हैं, मतलब कि ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर शीट को जांचने के लिए करा जाता है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन इसका, राइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71, कंप्यूटर मॉनिटर को और किस नाम से जानते हैं? कंप्यूटर मॉनिटर का अन्य एक नाम और क्या है? तो इसका नाम है VDU, मतलब कि विजुअल डिस्प्ले यूनिट, या फिर VDT भी कहा जाता है, VDT। अगर आपको VDU ना मिले और VDT मिल जाए तो दोनों का मतलब एक ही है। VDT मतलब वीडियो डिस्प्ले टर्मिनल, ठीक है, जो कि एक आउटपुट डिवाइस के अंतर्गत आता है। मॉनिटर के प्रकार में देखेंगे तो CRT मॉनिटर हो जाता है, LCD मॉनिटर है, LED मॉनिटर है, ठीक है, QLED मॉनिटर है। तो इस प्रकार ये मॉनिटर टाइप है। ठीक है, CRT मॉनिटर कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर, LCD मॉनिटर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर, LED मॉनिटर लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर, QLED मॉनिटर क्वांटम डॉट लाइट एमिटिंग डायोड मॉनिटर होता है। अगला प्रश्न, पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम किसका उदाहरण है? पॉम ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो एक सिंगल यूजर सिंगल टास्किंग का उदाहरण होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसे गार्नेट OS के रूप में भी जाना जाता है। किस रूप में? गार्नेट OS, गार्नेट ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से दिए गए कथनों पर विचार करना है और इसके बाद हमें आंसर देना है। यहाँ पे है S1 शॉर्टकट की डिलीट करने से केवल मूल क्रमादेश यानी कि प्रोग्राम लोड करने वाला आइकन या बटन ही डिलीट होगा, किंतु मूल प्रोग्राम नष्ट नहीं होगा और आपके कंप्यूटर में होगा। ये S1 होगा। और S2 जो है मतलब ये क्या है? ठीक है, कथन है। दूसरा कथन है, जब आप कोई फाइल सरका कर ड्रैग यानी रिसाइकिल बिन के ऊपर लाकर छोड़ते हैं तो फाइल अपने मूल स्थान से डिलीट हो जाती है। अब इसमें से बताना है कि कौन सा कथन सही इन दोनों में से, पहला कथन और दूसरा कथन। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो पहला भी कथन सही है और दूसरा भी कथन सही है। आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, दोनों कथन सही है। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों कथन सही है। आंसर यहाँ पे ए पार्ट करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न, विंडोज 10 OS में ऑपरेटिंग सिस्टम में एक विंडो को मैक्सिमाइज करने के लिए आप किसका इस्तेमाल करेंगे? विंडोज 10 ऑपरेटिंग सिस्टम में अगर हमें किसी विंडो को मैक्सिमाइज करना है तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करते हैं? तो मैक्सिमाइज करने के लिए हम विंडोज लोगो के प्लस अप एरो के दबाते हैं। ठीक है, ये डाउन लिखा है जो कि गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ई ऑप्शन हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्योंकि हमें अगर मैक्सिमाइज करना है तो अप एरो के दबाएंगे विंडोज लोगो की के साथ, तो हमारा जो विंडोज है वो क्या हो जाएगा? वो मैक्सिमाइज हो जाएगा। ठीक है, F9 का प्रयोग MS वर्ड का उपयोग करते समय F9 आपके डॉक्यूमेंट्स को क्या करेगा? रिफ्रेश करेगा, इसका प्रयोग करते हैं F9। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर ई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डिफ़ॉल्ट रूप से किस नाम से लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल सेव होती है? लिब्रे ऑफिस कैल्क फाइल को अगर सेव करना है तो डिफ़ॉल्ट रूप से किस नाम से सेव होगी ये बताना। तो लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट को जब आप कोई एक नया नाम नहीं देते हैं तो डिफ़ॉल्ट रूप से अनटाइटल्ड 1 के नाम से सेव होता है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे इंटरनेट का प्रवेश द्वार यानी कि गेटवे माना जा सकता है? तो इंटरनेट का गेटवे या प्रवेश द्वार हम ब्राउजर को मानते हैं। आंसर सी ऑप्शन। ठीक है, ब्राउजर पर ही इंटरनेट को तो सर्च करेंगे ना, वैसे कहाँ पर इंटरनेट को सर्च करेंगे? तो इंटरनेट को अगर आपको सर्च करना है या इंटरनेट से किसी चीज़ को देखना है तो आप ब्राउजर पर जाकर कुछ भी लिखेंगे, google.com करेंगे या जो भी करेंगे तभी वहाँ पे सर्च होगा। तो इंटरनेट के माध्यम से किसी भी डेटा या पेज या डॉक्यूमेंट तक पहुँचने के लिए किसी एक वेब लिंक की ज़रूरत होती है और वो वेब लिंक का एड्रेस होता है जहाँ पर सभी वेब पेज या डॉक्यूमेंट रखे होते हैं और इस
वेब लिंक को सर्च करने के लिए आप एक वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होती है, जिसमें वेब लिंक को इंटर करके आप एक रिसोर्स यानी कि डॉक्यूमेंट तक पहुँच पाते हैं। तो सबसे पहले वेब ब्राउज़र की आवश्यकता होगी इंटरनेट पर कुछ भी खोजने के लिए। तो आंसर क्या है यहाँ पे? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, वर्ल्ड वाइड वेब में किस प्रकार की सूचना होती है? वर्ल्ड वाइड वेब में सूचना की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे कौन सी सूचना होगी? तो क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पाठ, चित्र और ध्वनि की सूचना होती है। आंसर यहाँ पे डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW को कहते हैं। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का एक जो है इंटरनेट लिंक कनेक्शन होता है, जिसको W3 भी कहा जाता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईमेल सर्वर नहीं है? ईमेल सर्वर इसमें से कौन सा एक नहीं होगा? रेडिफ मेल है क्या? आउटलुक है? तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे ABD। अगर कौन सा नहीं है तो लिंक्ड इन जो है ये ईमेल सर्वर नहीं है। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा नहीं है ये बताना था, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये क्या है? एक सोशल नेटवर्क साइट है जिसका उपयोग करके आप प्रोफेशनल नेटवर्किंग और सर्चिंग को बढ़ा सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा एक साइबर सुरक्षा का एक घटक है? इसमें से साइबर सुरक्षा का एक घटक, साइबर सुरक्षा के एक प्रकार में आप इंटरनेट ऑफ थिंग्स आता है, IoT जिसको कहते हैं, ये एक घटक है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। बड़े जटिल डेटा सेटों के स्टोर के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है, जिसे पारंपरिक डेटा प्रोसेसिंग टूल का उपयोग करके संसाधित नहीं किया जा सकता? तो उसके लिए कहते हैं बिग डेटा जिसको कहते हैं। ठीक है, बिग डेटा बड़े जटिल डेटा सेट को संदर्भित करता है। तो आंसर क्या है? बिग डेटा या बड़ा डेटा। आंसर यहाँ पे ए पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस ऐतिहासिक स्मारक से जुड़वा मछली का राज चिन्ह अंगीकार किया? अब आपके क्वेश्चन उत्तर प्रदेश रिलेटेड हो गए। यहाँ पे अगर देखा जाए जुड़वा मछली जो कि राज चिन्ह में अंगीकार किया गया, ये कहाँ से लिया गया ये बताना। तो ये रूमी दरवाजा से लिया गया। रूमी दरवाजा कहाँ पर है? लखनऊ में स्थित है। ठीक है, असफुद्दौला के द्वारा बनाया गया था 1784 में। तो यहीं पर इसके गेट पर जो है ये मछलियों का निशान जो है यहीं से लिया गया है। ठीक है, चलिए उत्तर प्रदेश में प्रमुखतया किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो प्रमुखतया अगर हम बात करें तो 70% जो मिट्टी है उत्तर प्रदेश की वो जलोढ़ मिट्टी है। आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर या पुरानी जलोढ़ मिट्टी और दूसरा होता है खादर या नवीन जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, खादर नवीन जलोढ़ मिट्टी होती है जो कि हर साल ये नई होती रहती है, सबसे उपजाऊ मिट्टी, और बांगर जो होती है ये पुरानी वाली होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय पार्क और अभ्यारण्य संबंधी कौन सा युग बेमेल है, मतलब गलत है? चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? चंदौली में 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। आंसर हो जाएगा ये सही, मतलब ये सही है। कतरनिया घाट पीलीभीत दिया गया है, जो कि गलत है, क्योंकि कतरनिया घाट की अगर बात करेंगे तो कतरनिया घाट अभ्यारण्य ये बहराइच में स्थित है। कहाँ पर है? बहराइच में स्थित है। तो गलत वाला बी हो जाएगा। दुधवा है लक्ष्मीपुर खीरी, रानीपुर अभ्यारण्य चित्रकूट में है। ठीक है, तो यहाँ पे बाकी सारे सही है, एक बी पार्ट ही गलत है। तो बी पार्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं? बिठूर गंगा नदी के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। गोरखपुर राप्ती नदी किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है। जौनपुर सई नदी के किनारे स्थित है, गलत है, क्योंकि जौनपुर जो है ये आपका है गोमती नदी के किनारे स्थित है। कौशाम्बी यमुना के किनारे है, बिल्कुल सही। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में हमें मिलान करना है। यहाँ पे उत्पाद दिया गया है और जिला दिया गया है। काला नमक चावल कहाँ पर उत्पादन होता है? तो काला नमक का चावल का सिद्धार्थनगर में उत्पादन होता है। देशी घी की बात करेंगे तो औरैया लगा दीजिएगा। आंवला प्रतापगढ़, केला फाइबर कुशीनगर होता है। आंसर क्या है? सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना, इनमें से उत्तर प्रदेश की पेयजल की परियोजना गोकुल बैराज परियोजना है, जो कि ये निर्माण हुआ था 1980 के दशक में। ठीक है, आगरा मथुरा वृंदावन नगरों को पेयजल उपलब्ध कराया जाता है इससे। ठीक है, ये यमुना नदी का पानी इसमें इस्तेमाल किया जाता है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाराणसी के निकट स्थित मडुआडीह किस संस्थान के लिए प्रसिद्ध है? मडुआडीह की जब बात करेगा तो आप डीजल लोकोमोटिव वर्क्स यहाँ पे कारखाना है। आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। उच्च श्रेणी के सिल्का बलुआ पत्थरों के बड़े भंडार इलाहाबाद और चित्रकूट जिलों में किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जो उत्तर भारत के कांच उद्योग की आपूर्ति का पारंपरिक स्रोत रहे हैं? अब इलाहाबाद और चित्रकूट में वो स्थान का नाम बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इलाहाबाद का अगर देखा जाए तो शंकरगढ़ है और चित्रकूट का बरगढ़ है। तो ये दोनों नाम याद रखिएगा, डी पार्ट करेक्ट हो जाएगा, जहाँ से बलुआ कांच के मिलते हैं। ठीक है, कांच वालों। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पे टेराकोटा की बात सुनिएगा तो गोरखपुर लगा दीजिएगा। ठीक है, लकड़ी के खिलौने कहाँ बनाए जाते हैं? तो वाराणसी में। चीनी मिट्टी के बर्तन कहाँ पे बनते हैं? तो ये बनता है चिन्हाट में। और कांच का सामान फिरोजाबाद की प्रसिद्ध है, विश्व प्रसिद्ध है। तो आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अगला प्रश्न। उत्तर प्रदेश के किस जिले में हीरा का प्राप्ति किया जाता है? किस जिले से?
हीरा की जब बात करेगा तो आप बांदा जिला लगा दीजिएगा। कालिंजर जो किला है बांदा जिले में, वहाँ से हीरा बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ललितपुर से यूरेनियम, एकमात्र जिला जहाँ से यूरेनियम की प्राप्ति होती है वो ललितपुर है। ठीक है। यहाँ से एकमात्र तांबा की प्राप्ति भी यूरेनियम से ही होती है, तो ये ध्यान में रखिएगा। हमीरपुर से सेल खड़ी की प्राप्ति की जाती है। सेल खड़ी सबसे ज़्यादा हमीरपुर में पाया जाता है। ठीक है। हमीरपुर में क्या पाया जाता है? सेल खड़ी। मिर्जापुर में अगर हम बात करेंगे तो बलुआ पत्थर मिलता है। प्रयागराज में सिल्का सैंड पाया जाता है। चलिए, उत्तर प्रदेश में कहाँ पागल बाबा मंदिर अपनी कठपुतली प्रदर्शनी के लिए प्रसिद्ध है? कहाँ का पागल बाबा मंदिर? पागल बाबा मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो पागल बाबा मंदिर जो है यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये वृंदावन में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? वृंदावन। वृंदावन में स्थित है, मथुरा के पास। आंसर ये हो जाएगा यहाँ पे वृंदावन। अब देख लेते हैं ऑप्शन में कहीं वृंदावन दिया गया है, तो यहाँ पे देखिए वृंदावन नहीं दिया गया, तो ये ऑप्शन जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। चलिए अगला प्रश्न, देवगढ़ में स्थित गुप्त काल का दशावतार मंदिर जो भगवान विष्णु को समर्पित है, अपनी वास्तुकला की शैली के कारण उत्तर भारत में सबसे प्राचीन ज्ञात किस प्रकार का मंदिर है, ये बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देवगढ़ कहाँ पर है? पड़ता है ललितपुर में पड़ता है। ललितपुर के देवगढ़ में जो है दशावतार मंदिर स्थित है, जो कि ये उत्तर भारत में स्थित सबसे प्राचीन पंचायतन मंदिर निर्माण शैली से निर्मित है, तो आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, पंचायतन मंदिर। ठीक है। चलिए, ये गुप्त कालीन में बना हुआ है, ये भी याद रखिएगा। आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, चकेरी हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? चकेरी हवाई अड्डा की बात करेगा तो कानपुर लगा दीजिएगा। चकेरी हवाई अड्डा कानपुर में स्थित है। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अयोध्या का महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न, वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस स्तूप पर भगवान बुद्ध की पहली बार भगवान बुद्ध की अपने 5 शिष्यों से मिले थे, और वो कौन सा स्तूप था, उसका नाम क्या है? तो वो स्तूप कौन सा है? उसका नाम है धमेक स्तूप, जो कि ये बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर हुई थी? बोध गया में। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। इसके बाद भगवान बुद्ध ने सारनाथ में स्थित, सारनाथ वाराणसी के पास है, सारनाथ में स्थित धमेक स्तूप में स्थान पर जो है सर्वप्रथम अपने 5 शिष्यों को इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया। अगला प्रश्न, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1920 में। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश पंचायतों की आय के स्रोतों का अपवाद कौन सा, ये बताना है। अपवाद स्वरूप की बात करेंगे, पशु कर, स्थानीय व्यापार कर, भवन कर, ये सभी तो होता ही पंचायतों के आय के स्रोत, तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अब डी ऑप्शन और ई ऑप्शन दोनों एक ही हैं, यहाँ पे चाहे डी लगाए चाहे ई लगाइए, आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न, ढोला लोकगीत लोकप्रिय है किस क्षेत्र में होता है? ढोला लोकगीत, ढोला लोकगीत जो होता है आगरा और मेरठ क्षेत्र में होता है। आंसर ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, आगरा और मेरठ। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश सरकार ने किसकी अध्यक्षता में हाथरस हादसे की जांच है तो न्यायिक जांच आयोग का गठन किया था? तो ये किया गया था ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में। ठीक है, ये पूर्व न्यायाधीश हैं, न्यायमूर्ति हैं ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव, इनकी अध्यक्षता में प्रदेश सरकार ने हाथरस हादसे की जांच के लिए न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया था। हाल ही में उत्तर प्रदेश के प्रतिष्ठित व्यक्ति माहेश्वर तिवारी का निधन हो गया, ये किससे संबंधित है बताना है। ठीक है, माहेश्वर तिवारी जो थे, इनका निधन कब हुआ? 2024 में हुआ है, अप्रैल में, और ये जो थे साहित्यकार थे। आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इन्हें यश भारती पुरस्कार, साहित्य भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2024 में उत्तर प्रदेश का मुख्य सूचना आयुक्त किसे नियुक्त किया गया था? तो मुख्य सूचना आयुक्त के पर हैं राजकुमार विश्वकर्मा। वर्तमान में हीरा लाल समारिया भारत के मुख्य सूचना आयुक्त हैं। आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा। डिस्कस किया, अगर पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, और आज का वीडियो में प्रिंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस में, तब तक के लिए थैंक यू।